नमस्कार। किसान सड़कों पर उतरकर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये पंजाब के किसान हैं या पंजाब की सीमा से लगे हरियाणा या दूसरे इलाकों से। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या कर्नाटक के किसान अभी इस तरह का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, यह एक सवाल है। क्या पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों को समझ नहीं पा रहे हैं, खासकर तब जब पंजाब की सरकार ने पहले ही नए कृषि कानूनों को अपने यहाँ लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके विपरीत केंद्र सरकार विरोध कर रहे इन किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है। किसानों की एक अहम मांग एमएसपी को कानूनी रूप से अनिवार्य करने में क्या अड़चन है। एक सवाल यह भी है, क्या क्या किसानों की आड़ में नेतागिरी हो रही है। अब चूंकि नेता तो नेतागिरी ही करेंगे, तो किसान क्या ऐसे बावले हैं जो नेता कह देगा और वे करने लगेंगे। असली समस्या क्या है और इस समस्या का हल क्या है। ऐसे ही कई सवालों पर विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन झा। प्रियरंजन, मीडिया भारती .net में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सबसे पहले यही सवाल है कि नए कृषि कानूनों में ऐसा क्या है जो पंजाब के किसानों को पसंद नहीं आ रहा है। एक्चुअली जो कानून ये अभी जिसको लेकर के कांग्रेस और दूसरी पार्टियां विरोध कर रही है इस कृषि सुधार बिल का, और जिसको लेकर के पंजाब के किसान इतने गुस्से में हैं, इसके पीछे और इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। अगर कायदे से इसे समझा जाए तो इसमें पॉलिटिक्स की गुंजाइश बचती नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि चूँकि इस पे सबको पॉलिटिक्स ही करना है, इसलिए कोई इसको कायदे से ना तो समझना चाहता है और ना समझाना चाहता है। तो जो सबसे बड़ी इनकी लड़ाई है, जिस चीज़ के लिए ये कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए और वो कानून में नहीं है, ये वाली चीज़ जो इनका कहना है, जिसको लेकर के इतना सारा बवाल चल रहा है। बे एक्चुअल में इसके पीछे दूसरी तमाम कहानियाँ हैं। ये एक छोटी-सी मतलब चीज़ है जिसको बहाना बनाया जा रहा है पूरे आंदोलन के लिए। अगर आप इस कानून के पीछे जाएँगे तो आप पाएँगे कि इसमें किसानों का नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इससे पॉलिटिक्स करने वालों का नुकसान बहुत ज़्यादा है और उनका लाभ बहुत कम है। इसलिए लोग इसको उलझाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ऑब्वियसली हम कहने को कृषि प्रधान देश हैं, बट कृषि प्रधान जैसा तो कुछ है नहीं। हमारी आबादी का लगभग स 60% आप मान के चलिए कि वो खेत पर या खेती से जुड़ी दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना? वो करते हैं। बाकी जो 40% हैं वो शहरों में, महानगरों में रहते हैं जिनको खेती से कोई लेना-देना है नहीं एक्चुअली। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये 60% जो हैं, ये 60% वोट हैं। हम्म, आपको वोट गिनो। लेकिन जो इनका जीडीपी में योगदान है वो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। खेती इससे ज़्यादा अपने जीडीपी में योगदान नहीं करती। है भी नहीं, करने लायक कुछ है भी नहीं। तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार के लिए मुद्दा तब है जब ये वोट वोट बन जाता है। खेती जब वोट बन जाता है, तो फिर सरकार के लिए मुद्दा होता है, वरना उसके लिए कोई मुद्दा है नहीं। 15% चीज़ों को तो वो आप ऐसे भी अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जो 60% किसान हैं, जो वोटर हैं, उनकी चिंता सरकार को रहती है और इसलिए कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी की हो, चाहे वो किसी भी सरकार हो, कितनी भी मजबूत सरकार हो, कितनी भी कमज़ोर सरकार हो, वो कृषि को कभी भी ऐसे मतलब ये नहीं कह सकती कि तुम्हारा मुझे मुझे कोई काम है ही नहीं, या किसानों को ये कह दे कि तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं। आपको वोट लेने के लिए जाना ही है उनके पास। 60% वोट आपको खेती या खेती से जुड़े लोगों का है, तो आप कहाँ जाएँगे? आपको चुनाव जीतना है, आपको उसके पास जाना है। इसलिए ये तो आप मान के चलो कि किसी भी हाल में कोई भी सरकार ऐसा किसान विरोधी कानून ला ही नहीं सकती, जिससे कि एक्चुअल में किसानों को नुकसान हो। तो फर्स्ट बात तो ये कि ईमानदारी यहीं पर दिखती है कि जो विरोधी पार्टियाँ हैं, वो विरोध सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स है, सरकार अपना बचाव इसलिए कर रही है कि उसको पता है कि इसमें कुछ है नहीं, खामख़ा ये लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए मैं निश्चिंत होकर के बैठता हूँ। वरना किसी भी सरकार में अगर ये कानून इतना ही बुरा होता, तो इसको कभी भी मोदी गवर्नमेंट
इसका समर्थन नहीं करती, इसके लिए बिल नहीं लाती तब, जबकि आरएसएस से जुड़े हुए जो किसान संगठन है, वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें राजनीति है और मुद्दा किसानों का ये बहुत नहीं है। थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे करके इसको आप कह सकते हैं कि शायद किसान को थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं। एमएसपी जो सामान्य व्यवहार है, उसमें हुँ, एमएसपी पे दरअसल एमएसपी से कम ही दाम मिल रहा है ज़्यादातर जगहों पे। तो हाँ, अब ये उनकी जो माँग है, वो माँग वो उनकी ये है कि इसको कानूनन अनिवार्य कर दिया जाए। जैसे गेहूँ का दाम है, एमएसपी एक सरकार ने घोषणा कर दी कि अब इससे कम पे अगर कोई खरीदेगा, तो हुँ, वो उस पे लीगल कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, वो अब तो इसमें इसमें सरकार को क्या अड़चन आ रही है? ये एक्चुअली सवाल है। एमएसपी एक ऐसी चीज़ है, जो सरकार मतलब खुशी मन से नहीं देती, आप ऐसे मानिए, ठीक है ना? सरकार को पता है कि किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक को कोई भी सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कमज़ोर से कमज़ोर प्रधानमंत्री की हो, मजबूत से मजबूत प्रधानमंत्री की हो, कोई भी एमएसपी को छेड़ नहीं सकता, कोई नहीं छेड़ सकता। क्योंकि सबको पता है कि अगर किसान नाराज़ होंगे तो आप सत्ता में नहीं रह सकते, ठीक है? अब होता क्या है यहाँ पर इस अभी जो आप कह रहे थे कि एमएसपी क्यों नहीं तय कर देती? तो एमएसपी तय करने से नुकसान किसका है? हुँ, किसानों के लिए तो खुली मंडी है ना, खुली अर्थव्यवस्था है। जैसे हम इससे पहले जब मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था खोला था, उससे पहले क्या था? लाइसेंस राज था, कोटा राज था। अब सब कुछ कोटा से था, हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। उनके उन्होंने जब बाज़ार को खोला तो वो सबके लिए ओपन हो गया। सबके लिए ओपन हुआ तो क्या हुआ? नुकसान हुआ देश का? नहीं हुआ ना। फ़ायदा ही देश हुआ। तो प्रगति पे ही है ना। तो इसी तरह से आप इसको समझिए कि ये एक्चुअल में किसानों का खुलापन है। भारतीय कृषि जो बाज़ार है उसका ये खुलापन है, उसको खोल दिया गया है। अभी तक जो लाइसेंस कोटा राज था उसको खत्म कर दिया गया। अभी तक जो बाउंड्रीज़ थी कि आप अपने मंडी समितियों में ही बेचेंगे, आपको उन्हीं 15 आढ़तियों से मामला सेटल करना है, उन्हीं के पास बेचना है, वो चीज़ें खत्म हो गई। कहने का मतलब तो ये है कि एमएसपी को हाँ, मतलब अनदेखा करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर बाज़ार की जो डिमांड के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उसको हुँ। अनिवार्य करने से कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब सपोज़ करो कि अभी तक एफसीआई खरीदती है सपोज़ वहाँ के मंडियों से, अनाज मंडियों से। कल आप जाके खरीदोगे, कोई अगर मान लो ₹125 जो है वो दे रहा है 1 क्विंटल उसका कोई भी अनाज का ले लो, एक 100 सवा ₹100 दे रहा है और धर्मेंद्र जाएँगे और वो कहेंगे जी मैं ₹150 क्विंटल देता हूँ आपको। खुला बाज़ार है, आप जाइए खरीदिए, लेके चले जाइए या आप किसान मंडी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। किसान लुधियाना का किसान अभी फरीदाबाद में आकर के आपको अनाज नहीं बेच सकता। उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली वहीं पकड़ ली जाएगी, है ना? क्योंकि अभी तक कानून ये है कि आपको आपके ही अनाज मंडी के क्षेत्र में अनाज बेचना है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते, समझ रहे हैं ना? तो इस मजबूरी का फ़ायदा अभी उठाया जा रहा है किसानों से, ठीक है? हुँ, अब कल को सपोज़ कीजिए अगर लुधियाना का उतना शानदार सुपर फाइन गेहूँ, वो अगर लेकर के वो फरीदाबाद आ जाए, हैं? और उसको ₹125 के बजाय ₹150 में वो बेच ले, तो ये किसान का फ़ायदा है, नुकसान तो है नहीं। कृषि कानून का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक अनाज मंडी के क्षेत्र में नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, आप राज्य की सीमा पार कर सकते हैं। अब सोचिए अब कितना बड़ा वो है कि हम 70 साल बिता चुके हैं और अभी तक हमारी कृषि समितियाँ एक इलाके में कैद है। एक किसान जो है वो अपना अनाज अपने जिला, अपने अनाज क्षेत्र मंडियों के क्षेत्र से बाहर नहीं बेच सकता। सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ से आज़ादी दी है एक तरह से कह लो किसानों को। और तो सबसे इसका जो हास्यास्पद पहलू है वो एक जानने लेने वाली चीज़ है। 2019 का जब आप घोषणा पत्र पढ़ेंगे कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने सेम बातें कही हैं। कांग्रेस ने ठीक कहा था कि हम आपको आज़ादी देंगे, हम मंडी समितियों से आपको आज़ादी देंगे क्योंकि कांग्रेस ने तब माना था कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है।
वास्तव में हुँ, पंजाब में अब चूँकि कांग्रेस की सरकार है, तो हुँ। तो क्या फिर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ़ विपक्ष की एक राजनीति हो रही है? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में विपक्ष में है वो, तो एक हाँ, मौका। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हवा देने का काम जो है ये ऑब्वियसली वहाँ की सरकार ही कर रही है और सरकार क्यों कर रही है ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। आप ऐसा देखिए जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए एफसीआई ने वहाँ से 500 करोड़ का अनाज खरीदा, ठीक है हुँ, ना? तो 40 लाख रुपया जो है या 50 लाख रुपया जो है वो वहाँ की सरकार को टैक्स के रूप में मिल गया सब कुछ चीज़ें। मतलब मैं वो गणित में नहीं कह रहा हूँ, बस मैं मानने के लिए कह रहा हूँ। तो सरकार क्या कहती है कि जी देखो वो पैसा मेरे पास आ रहा है आपके अनाज समिति से, है ना? तो हम उसी पैसा को आपके बिजली और पानी मुफ्त देने में यूज़ कर देते हैं, ठीक है? ठीक है ना? हुँ, अब वो सरकार कह रही है कि कल को अगर आप यहाँ नहीं बेचोगे, है ना? और हमें मंडियों से ये वाला जो टैक्स आता है वो नहीं आ पाएगा, तो हमारी तो कमाई होगी नहीं, तो हम आपको बिजली पानी भी नहीं देंगे मुफ्त में। पंजाब के किसानों का बिजली और पानी दोनों मुफ्त है। मर्सिडीज़ पे आप ऐसे नहीं चल सकते। आप सिर्फ़ पैसा जो है वो लगाते हैं खेती में और पैसा कमाते हैं। दूसरे राज्यों के किसानों की तरह पंजाब के किसानों का नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने जेब से पैसा देकर के सिंचाई भी करते हैं, अपने जेब से पैसा दे कर के वो पानी भी लाते हैं और अपने जेब से पैसा दे कर के वो उसमें खाद और दूसरी चीज़ें भी डालते हैं। पंजाब में हर चीज़ में आपको सब्सिडी है या मुफ़्त है। अगर वहाँ की सरकार वहाँ के किसानों को ये धमकी दे दे कि भैया देख ले अगर मंडी तुम्हारा यहाँ खत्म हो गया, तो हम तुम्हारा बिजली और पानी मुफ्त नहीं दे पाएँगे, इतना ही काफ़ी है एक किसानों को दलित करने के लिए, है ना? तो अब आप किसी भी तरह से किसान चूँकि बहुत ज़्यादा वो नहीं करते और अभी जिस किसानों की खैर बात हो रही है उसको तो आप मान के चलिए कि कहा ही जा रहा है कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस की नेतागिरी उसमें चल रही है, उसमें और दूसरे लोग भी अभी आ गए हैं, अब तो वामपंथी भी आ गए हैं, योगेश ये अपने जो हैं, इनको भी आप वहाँ पर देख सकते हो, योगेंद्र यादव को भी आप उसमें देख सकते हो। तो अब तो ये पर्दा हो गया, अब सब लोग इसमें अपना हाथ फेंकेंगे। लेकिन पंजाब के किसानों का जब आप इस विरोध देखते हो, तो वहाँ पे एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है राजनीति और बहुत कुछ यहाँ पर है नहीं। अच्छा इसका दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो केंद्र सरकार भी ये जो रोष है ना, इसको हुँ, कम करती हुई नज़र नहीं आती है। जैसे हालाँकि कृषि मंत्री ने कहा कि 3 दिसंबर को बातचीत होगी और हुँ, हुँ, इसका हल निकालने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन कई जैसे कई दूसरे मंत्री हैं या मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जब कुछ जनरल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एमएसपी का ही कानूनी अनिवार्य करने के लिए एक हुँ, सवाल पूछा जाता है, बड़े टाल-मटोल जैसे उनके जवाब होते हैं। अब जैसे अभी आपने कहा कि एमएसपी को कानूनी अनिवार्य करने से कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। ये सेंटेंस ही मैंने किसी मंत्री के मुँह से नहीं सुना अभी तक। नहीं तो तो आप वो हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब क्या आपको लगता है कि केंद्र भी कोई एक अ, पंजाब की राजनीति विपक्ष की जो है उसको काउंटर करने के लिए कोई राजनीतिक कोई गेम प्लान अपना लेके चल रहा है, कोई राजनीतिक केंद्र भी खेल रहा है, ऐसा आपको लगता है? एक्चुअल क्या है ना कि एमएसपी तय ना करने के पीछे सरकार की वजह है। सरकार अगर एमएसपी तय करे तो खोलने का कोई मतलब नहीं रह गया फिर। बाज़ार को जो मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरह से बाज़ार का जो है वो खुलापन है। जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था हुई थी मनमोहन के रिजिम में, उसी तरह से ये कृषि क्षेत्र का खुलापन है, जहाँ आप अपना अनाज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। है ना? तो जब सरकार स्वतंत्र कर रही है, कहीं भी आप बेच सकते हो, तो उसमें सरकार को अगर वो अपने तरफ से कहेगी कि नहीं जी हम उसमें एमएसपी भी तय करेंगे, तो फिर खुलापन का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सरकार एक मुँह से 2 बातें नहीं बोल सकती। सरकार या तो कहेगी कि भई हम खुला छोड़ रहे हैं या कहेगी नहीं हम जी वो इंस्पेक्टर राज चालू रखना चाह रहे हैं। अगर आप एमएसपी तय करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि आप इंस्पेक्टर राज को उसमें घुसेरे रहना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? फिर आपके पास खुले मंडी से कोई नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि उसके फँसने के चांसेस हैं। सपोज़ करो कल आप चाहोगे कि हम 500 क्विंटल गेहूँ लेके रख लेते हैं और कल को कोई किसान कह दे नहीं जी इसने तो हमसे
एमएसपी से भी नीचे पे जो है वो सौदा करा है। अब आपके पास क्या प्रूफ होगा कि आप उसको कहोगे कि नहीं, हमने एमएसपी पे नहीं खरीदा है। अब अनाज या इस तरह की खरीदारी कोई कोर्ट में बैठ के तो होती नहीं है, जहाँ पे आप स्टाम्प पेपर पे सारा कुछ करोगे। तो सरकार एक मुँह से 2 बातें नहीं कर सकती, इसलिए सरकार की मजबूरी है कि वो एमएसपी तय करने के बारे में ऐसे नहीं सोच सकती, लिख के नहीं दे सकती किसी को। हालाँकि आप ये तय मान के चलो कि जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि किसान इतना बड़ा वोट बैंक है कि कोई भी एमएसपी को खत्म कभी नहीं कर सकता, और ये बात किसानों को माननी चाहिए। और ये बात दूसरी पार्टियों को भी माननी चाहिए, हालाँकि राजनीति वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको मानने का कोई मतलब रहता नहीं। एक एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो किसान संगठन हैं और जो नेता हैं, किसान नेता हैं आज के भारतीय किसान यूनियन और जो दूसरे संगठन हैं, वो जो रोष की जो वजह बता रहे हैं, हुँ, देश के जो दूसरे हिस्से हैं, हुँ, जो पंजाब, हरियाणा और ये उत्तराखंड के कुछ इलाकों को छोड़ के जो दूसरे इलाके हैं, हुँ, हुँ। वहाँ के वहाँ से किसी भी तरीके का अभी तक कोई विरोध नज़र नहीं आया। तो जबकि एक जो कृषि उपज का जो हिस्सा है, वो रेस्ट ऑफ द कंट्री ज़्यादा है पंजाब से अगर एक राज्य से तुलना करें। वहाँ से इस तरीके के विरोध की खबरें क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे देश में किसान, ज़्यादातर किसान जो हैं वो खुद खाने के लिए उपजाते हैं, बचा हुआ अनाज बेचते हैं। वो बेचने के लिए नहीं उपजाते, है ना? हुँ, मतलब अब ये एग्ज़ैक्टली अभी तो नहीं कहा जा सकता कितने, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 100 में से देखोगे तो मुश्किल से 10 किसान या 20 किसान ऐसे होंगे जो बेचने के लिए उपजाते हैं। हमारा जो उपजा किसानों की जो उपज है वो मैक्सिमम कंज़म्पशन के लिए है। जो बचेगा वो बेच देंगे। खाने-पीने से 1 साल का अपना अनाज रखा और उसके अलावा वो बेच देते हैं। तो हमारे जो मैक्सिमम किसान हैं वो तो सीमांत वाले हैं, जो बहुत कम, उनके पास इतना ही होता है कि अपने खा कर के थोड़ा-सा जो बचा चलो उसको बेच देते हैं। अब पंजाब के किसानों के साथ क्या है कि पंजाब के किसान बड़े किसान हैं। मतलब उनके पास, एक किसान के पास अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, जो बड़ी-बड़े चंक होते हैं, वो हैं उनके पास। तो कृषि उद्यम ऑब्वियसली हाँ, वो एक कृषि उद्यमी है। हाँ, सही शब्द आप कह रहे हैं, वो कृषि उद्यमी है। बाकी तो किसान हैं। दूसरे देशों में अपने देश के दूसरे राज्यों के किसान बस किसान हैं। वो सिर्फ़ अन्न उपजाते हैं और वो इतना ही उपजाते हैं कि अपना खा लें और थोड़ा-सा उनको बेचने की के लिए जो है बच जाता है, वो जो बचता है वो बेच देते हैं। तो उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि एमएसपी क्या तय हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा। अब आप देखिए कि गन्ना किसानों के लिए एमएसपी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गन्ना आप खाते नहीं, घर में तो नहीं खा सकते ना आप गन्ना। गन्ना तो आप उपजाते ही बेचने के लिए। तो वहाँ एमएसपी का मतलब बनता है। बट गेहूँ और धान के लिए आप एमएसपी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता। अब गोभी के लिए एमएसपी तय करके कोई क्या कर देगा ये बताइए? कोई मतलब नहीं बनता। वो तो जो बाज़ार है उसके अनुसार ही चलने में, और तभी फ़ायदा हो रहा है उनका ना, तभी फ़ायदा हो रहा है। अगर एमएसपी तय भी कर दे तो वहाँ किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि वहाँ पर किसान तो ₹2 आलू बेचते हैं और जब वो खुद खरीदने जाते हैं तो ₹50 किलो अभी खरीद के खा रहे हैं। किसानों की तो मजबूरी ये है। तो किसानों के लिए ये मुद्दा क्यों होगा? कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए। उनके लिए तो मुद्दा तब होता ना जब वो एक्चुअल में इससे इफ़ेक्ट हो रहा होता उनका। वो इससे अफ़ेक्टेड है ही नहीं इन सब चीज़ों से। उनका तो वो छोटा-सा मार्जिनल वो किसान है, वो अपनी खेती के अन्न खुद के लिए रखते हैं, बाकी जो बचता है वो बेच देते हैं, उसमें एमएसपी मिले ना मिले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए पंजाब के किसानों को आप ज़्यादा उद्वेलित देख रहे हैं। तो फिर आपकी नज़र में अब इस समस्या का क्या हल है? अब सरकार क्या हल कर सकती है? ये एक तो ये अफ़रा-तफ़री खत्म हो जाए और जो संदेश है वो सही पहुँच जाए। हल देखिए, अगर किसान विरोध करते हैं और वो ये कहते हैं कि पूरे कृषि कानून को आप वापस ले लीजिए, तो ये तो आत्महत्या जैसी चीज़ है, कोई मतलब नहीं बनता। सरकार ने उनको मौका दिया है कि वो अपने अनाज को अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं, जिस कीमत पे चाहे उस कीमत पे बेच सकते हैं। तो उनको इनका स्वागत करना चाहिए, इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। अब देखिए, एक जो बड़ी चीज़ है इस कृषि कानून से, जिस पे की चर्चा बिल्कुल नहीं हो पा रही है, वो ये है कि अभी तक क्या है कि आप भंडारण नहीं कर सकते किसी चीज़ का। मतलब अगर मैं चाहूँ, मैं एक गोडाउन बना लूँ, जहाँ मैं 500 क्विंटल गेहूँ रख सकता हूँ, तो मैं नहीं रख सकता।
क्योंकि अभी तक जो कानून थे वो इसको अलाउ नहीं करता। भंडारण अगर कोई कर सकता है इस देश में तो वो सिर्फ़ एफसीआई है। बाकी लोग अपने खाने या बेचने के लिए कर सकते हैं, वो इस अंदाज में नहीं कर सकते जिससे कि आप बाज़ार को नियंत्रित कर लो टाइप, ठीक है ना? तो इसलिए क्या होता है कि अ, ब अन्न के खरीदार कम हैं, इनको बाज़ार नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ़ एफसीआई खरीद रही है और एफसीआई भी इतने कम खरीदती है कि बाकी किसानों का अनाज नहीं जाता। अगर ये कानून ये कानून चलता रहे जो सरकार ने अभी कानून लाया है, इस कानून में ये है कि अन्न का भंडारण करा जा सकता है। आप कितना भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई कानून, कोई लाइसेंस, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ज़ाहिर है इस क्षेत्र में फिर ज़्यादा लोग आएँगे। अगर हमें ये पता चले कि हम 500 क्विंटल अनाज आज जमा कर लेते हैं, अभी ये फसल चल रहा है और जब थोड़ा-सा ऊँचा दाम मिलेगा तो हम इसको बेच देंगे, तो मैं अनाज लूँगा और हो सकता है मैं ज़्यादा दाम पे अनाज खरीदूँगा। तो सिर्फ़ अभी के समय में अगर किसी के पास अनाज जमा कर कोई कर रहा है, तो वो सिर्फ़ एफसीआई कर रहा है। अगर ये कानून जो अभी लागू हो चुकी है, इस कानून को कंटिन्यू रखा जाए, तो एफसीआई को टक्कर देने वाले 50-100 खिलाड़ी आएँगे बाज़ार में। बाज़ार में 50-100 खिलाड़ी आएँगे, तो किसानों को ज़्यादा मुनाफ़ा होगा, उनका अनाज ज़्यादा कीमत पर बेची जाएँगी, उनको ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। बाज़ार खुलेगा, हर कोई भी अन्न जो है वो भंडारण कर सकेगा कानूनन, तो ऑब्वियसली किसानों का फ़ायदा होगा। अभी तक तो एफसीआई के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है बेचने का, आप किसे बेचेंगे? इसलिए जो एमएसपी तय होता है, उसी पे बिक्री होती है, लेकिन जब अब ये कानून लागू हो जाएगा, तो अनाज कोई भी भंडारण कर सकता है और वो कानूनन होगा, इसीलिए कोई भी भंडारण करेगा। कोई आकर के ये नहीं प अभी क्या होता है? अभी ये होता है कि आप 500 किलो प्याज़ रख लेते हैं, है ना? और मार्केट में प्याज़ ₹50 हो गया, तो दनादन छापेमारी शुरू हो जाती हुँ। है ना? और क्या होता है दनादन छापे शुरू होते हैं और वो क्या होता है कि जी आप तो इल्लीगल जमा कर रहे हैं, ये तो मोनोपोली कर रहे हैं, मार्केट में मोनोपोली की कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो उसके बाद आप कानूनी पचड़े में फँसते हैं और आपका सारा जो है बिज़नेस डूब जाता है। तो अभी तक कोई बड़ा खिलाड़ी इस फ़ील्ड में नहीं आ रहा है। अगर ये कानून चलता रहे, तो बड़े खिलाड़ी ढेर सारे आएँगे, तो अभी जो एफसीआई की मोनोपोली है, अभी जो अनाज मंडियों की मोनोपोली है, अभी जो राज्य सरकारों की मोनोपोली है, वो खत्म हो जाएगी और शायद किसानों को तब ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि जब 50 प्लेयर मैदान में होंगे, तो जो बढ़िया देगा पैसा किसान अपना अनाज उसके पास बेचेगा। तो फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। प्रियरंजन, आपने आज की सबसे ज्वलंत समस्या के सभी पहलुओं पे हमारे दर्शकों के लिए प्रकाश डाला। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र।